तो मेरे प्यारों जो हिंदी का पेपर देने वाले उनकी वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार जो आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं और यह वायरल पेपर आपके एग्जाम में मेरे प्यार जो 100% आने वाला है। कोड है यहाँ पे देख सकते हो 801 बीई कोड है मेरे प्यारों चो। और ये पेपर है 70 नंबर का और आज मैं आप लोगों को 70 में 70 बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूँ। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एडमिट कार्ड पर से देखकर अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे मेरे प्यारों चो लिख लेना है। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर इस पेपर को सॉल्व करना होगा। जैसे ही नीचे आप बढ़ोगे मेरे प्यार तो नीचे आप लोगों को निर्देश देखने को मिलेगा। और निर्देश देखिए, पहला निर्देश बोल रखा है इसने कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बोला कि शुरू के 15 मिनट को टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। तो जब 18 फरवरी को पेपर मिले तो सबसे पहला काम करना है कि 15 मिनट का समय निकालकर पूरे के पूरे पेपर को आप लोगों को पढ़ लेना है। जो जो क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है उन क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों को करना है। इसके बाद दूसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो आएगा सबसे पहले खंड अ, इसके बाद आएगा आपका खंड ब। तीसरा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। मेरे प्यारों जो कहने का मतलब है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे कितने, टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। इनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। आप नीले पेन का यूज कीजिए या काले पेन का यूज कीजिए रंगने के लिए। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद आगे है चौथा कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कह रहा है कि एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा बहुविकल्पीय का। तो टोटल आपके पास 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, पांचवा निर्देश कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करना है तो 2 घंटे का समय निर्धारित है। कह रहा है कि खंड अ जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया है। 1 घंटे समय नहीं मेरे प्यारों को, अधिक से अधिक 5 मिनट लगेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। बाकी जितना भी समय आपके पास बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। लास्ट निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। बिल्कुल कम समय में पूरा डिटेल में मैंने इसका निर्देश आप लोगों को बता दिया। पेपर इधर से स्टार्ट होना, मैं पेपर आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए मेरे प्यारों तो पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आया है खंड अ और खंड अ में रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। पहला ही प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को कई बार मैं करा चुका हूं और पहला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के जो श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं तो इनमें से कौन जाने जाते हैं श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार के रूप में। और यह प्रश्न कितने नंबर के लिए? 1 नंबर के लिए मेरे प्यारा बच्चों। कई बार इस प्रश्न को करा चुका हूं, एक बार नहीं कई बार। अगर आंसर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं इसका आंसर बताता हूं। रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया है कि महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित रेखा चित्र इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। तो अगर हम बात करें अतीत के चलचित्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा देखिए कोणार्क के रचनाकार हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न। इस वाले पेपर में सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट और काफी अच्छे प्रश्न पूछा गया है इस पेपर में कि कोणार्क के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। वह है मेरे प्यारे बच्चों आपके जगदीश माथुर जी हैं। ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों कि चलो चांद पर चले के रचनाकार है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5वें की तरफ। कह रहा है कि तूफानों के बीच रचना की विधा है। मतलब कि तूफानों के बीच एक रचना है और यह रचना किस विधा की रचना है, यह पूछा है क्वेश्चन में। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज विधा की रचना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि केशव दास किस काल के कवि है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो केशव दास किस काल के कवि है? तो मेरे प्यारे बच्चों वो है आपके रीतिकाल। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7वां, भारत भारती के रचनाकार है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो भारत भारती के रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8वें की तरफ।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8वां है। कह रहा है कि भारतेंदु युग की समय अवधि है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि भारतेंदु युग की समय अवधि कितनी मानी जाती है। तो सन 1868 ईस्वी से लेकर सन 1900 ईस्वी तक ये जो काल अवधि मानी जाती है भारतेंदु युग की काल अवधि या समय अवधि मानी जाती है। प्रश्न संख्या 9 है कि सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। बहुत प्यारा प्रश्न पूछ दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो सुमित्रानंद पंत की रचना इन चारों में से कौन है? कामायनी। कामायनी जो है वो सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10वां कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? वह है आपके घनानंद जी। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। कह रहा कि हाँ रघुवंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपयुक्त पंक्ति में रस है, मतलब किस रस का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में मेरे प्यारे बच्चों? तो इस पंक्ति की अगर हम बात करें तो इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है, इसलिए सी वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा हूं कि जेव आंखनी सब देखिए आंख न देखी जाही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मतलब इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें अगर अलंकार की हम बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 13 कि सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो अगर सोरठा अगर छंद की अगर हम बात करें तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं, इसलिए सी वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न संख्या 14 कह रहा कि सुगम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो सुगम उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ता है, अगर इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा सु धन गम के रूप में टूटेगा। तो आगे क्या जुड़ा हुआ है? सु। तो सु जो है मेरे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह उपसर्ग है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15वां देखिए क्या है। कह रहा है कि नवरत्न में समास है। तो नवरत्न में समास है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो इसमें द्विगु समास है मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी कई बार करा चुका हूं मैं। प्रश्न संख्या 16 है कि पृथ्वी का प्रवाची शब्द नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो पृथ्वी का प्रवाची शब्द इन चारों ऑप्शन में भू, वसुधा, धरा, ये तीनों जो है पृथ्वी के प्रवाची शब्द हैं। ये जो प्रसून है ये पृथ्वी का प्रवाची शब्द नहीं है, इसलिए डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां करा कि त्वाम शब्द में अगर विभक्ति एवं वचन देखें तो क्या होगा? तो त्वाम जो शब्द है मेरे प्यारे बच्चों वो जो है मेरे प्यारे बच्चों वो द्वितीय विभक्ति और एक वचन का रूप है त्वाम, इसलिए ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य की अगर हम बात करें 8 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8 का मतलब यहाँ पे बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19वां प्रश्न करा कृतवाच्य में प्रधानता होती है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो कृतवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की होती है। यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20वें की तरफ। कह रहा जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं? विकारी पद कहलाते हैं। विकारी पद मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल कम समय में 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बता दिया और 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल सही करके आना है, एक प्रश्न भी छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए खंड अ समाप्त हो गया, इधर देखते हैं खंड ब। चलिए अब स्टार्ट होगा यहां से खंड ब, और खंड ब में मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। प्रश्न 20 के बाद प्रश्न आ गया 21वां। देखिए 21वां प्रश्न क्या पूछा है? कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। गद्यांश आ गया है, गद्यांश 6 नंबर के लिए पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे 2 गद्यांश है, एक क वाला दिया है, कह रहा है कि क वाला नहीं अगर कर पाओगे तो अथवा करके आपको नीचे ख वाला दिया गया, दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं आंसर दोनों को बता देता हूं, याद कर लेना, जो आसान लगेगा वो उसको करके आना है आप। तो पहले क वाला देखिए क्या है। क वाला है कि जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध जो होते हैं अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध जो होते हैं अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। यह मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है गद्यांश। इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 21 का क, और उसमें भी पहला हम लोग उत्तर संदर्भ देख रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं शीर्षक से उद्धृत और इसके लेखक श्री पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। मतलब क्या लिखूं इस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है, 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। जहां तक अंडरलाइन किया गया है तो अंडरलाइन यहां से स्टार्ट है, यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन किया गया, इसका हमें व्याख्या बताना है कि तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और जो वृद्ध होते हैं वो अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। इसका हमें व्याख्या बताना है। चलिए व्याख्या नोट कीजिए। दूसरे का आप हेडिंग डाल लीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा कि युवा चाहता है कि उसका भविष्य जो है किसी भी तरह से उसके वर्तमान में उतर आए, जबकि वृद्ध अपने बीते हुए समय को खींचकर वर्तमान में लाना चाहता है। युवा जो होता है प्राचीन परंपराओं में क्रांति लाना चाहता है, वे परिवर्तन के समर्थक होते हैं। इसके विपरीत वृद्ध जो होते हैं अतीत की महान परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। यह उस रेखांकित अंश का व्याख्या हो गया मेरे प्यार। नोट कर लो, 2 नंबर यहां से मिल गया आप लोगों को। तीसरा है कि लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है, 2 नंबर इस पे भी मिलेगा। तो इसका भी आंसर लिखना पड़ेगा। तीसरे का उत्तर लिखिए कि वर्तमान एक वरदान के प्रकार मनुष्य के जीवन में सुधारों का काल होता है, लेकिन जो वृद्ध होता है, अब वृद्ध और युवा दोनों ही अपने वर्तमान से नाराज हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में खींच कर लाना चाहते हैं, जबकि वृद्ध जो होते हैं अतीत को वर्तमान में देखना चाहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया। अगर ये क वाला गद्यांश नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप ख वाला कर सकते हो। ख वाला है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरकुलस से, जिस हरकुलस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। यह दिया हुआ है गद्यांश। इसके नीचे भी 3 प्रश्न में दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर यहां से मिलेगा। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। तो देखिए ख वाला का पहला उत्तर संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से उद्धृत है। मतलब ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। क्लियर है। चलिए दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। जहां तक अंडरलाइन किया गया था मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए अंडरलाइन यहां से लेकर यहां तक किया गया है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। बस इतना ही, इसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है। चलिए व्याख्या में हम लोग लिखेंगे दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या डालने के बाद लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि ईर्ष्या जो है मनुष्य का चारित्रिक दोष है, क्योंकि यह आनंद से बाधा पहुंचाती है, किंतु यह एक दृष्टि से लाभदायक भी हो सकती है, क्योंकि ईर्ष्या के अंदर प्रतिद्वंदिता का भाव निहित होता है। ईर्ष्यावश मनुष्य किसी दूसरे से स्पर्धा करता है और ईर्ष्या कारण वह अपने जीवन स्तर को विकसित करता है। यहाँ यह बात विचार करने योग्य है कि स्पर्धा समान स्तर से नहीं अपितु अपने से ही कुछ अधिक स्तर रखने वाले व्यक्ति से की जानी चाहिए। यही कारण है कि भिक्षा जो होता है वृत्ति पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति किसी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता, और स्पर्धा और प्रतिद्वंदिता से संबंध यही एक बात ईर्ष्या को उचित भी ठहरा सकती है, क्योंकि स्पर्धा से भी कोई भी मनुष्य उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए एक प्रश्न और बचा है तीसरा कि लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है, 2 नंबर इस पे भी मिलेगा। तो इसका भी आंसर हम लिखेंगे तीसरे का कि लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष यह है कि प्रतिद्वंदिता के कारण मनुष्य के मन में विकास करने की इच्छा जाग उठती है और वह विकास की दिशा में सकारात्मक प्रयास करता है। ठीक है। तीनों प्रश्नों का मैंने उत्तर बता दिया, नोट कर लो। अब आएगा प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश आ गया। पद्यांश भी 6 नंबर के लिए ही पूछा जाता है। इसमें भी आपके एक क दिया हुआ है और कह रहा है कि क नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक दिया हुआ है ऑप्शन ख वाला। दोनों में इसको ये कही करना है। मैं आंसर दोनों को बताऊंगा। पहले क वाला का देखते हैं। क वाला है कि मैया हो न चरयो गाई, सिगरे ग्वाल खिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जो न पत्याही पूछी बलदाहुई अपनी 100 दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, मैं
पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई सूर श्याम में मेरो अति बालक मारत ताही रिगाई। अब इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का आप संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। चलिए इसका संदर्भ देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का क का पहला संदर्भ, यहाँ पे संदर्भ डाल लीजिएगा, लिखिएगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता कौन है? श्री सूरदास जी हैं और यह पद उनके महाकाव्य सूरसागर से लिया गया है। तो सूरसागर से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। बस इतना पॉइंट आपको लिखना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर, जहां तक अंडरलाइन किया गया है। तो 2 लाइन अंडरलाइन किया गया है कि जो न पत्याही पूछी बलदाहुई अपनी 100 दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। अब इसका हमें क्या करना है? व्याख्या बताना है। बिल्कुल सिंपल है, व्याख्या नोट कर लो। कह रहा है कि बाल कृष्ण जब ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं तो वह मैया से अपने कहते हैं कि आपको विश्वास ना हो तो आप बलदाऊ से पूछ लो। यह सुनकर यशोदा मां क्रोधित होती हैं और जो ग्वाल हैं बाल को देती है, मतलब ग्वाल बाल को क्या करती है? गाली देती हैं। ये उसका क्या हो गया? रेखांकित अंश का व्याख्या हो गया। इसके बाद तीसरा है कि बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं, 2 नंबर इस पे भी मिलेगा। तो चलिए इसका उत्तर लिखिए। तीसरे का उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माता यशोदा से सभी ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे मैया, अब मैं जंगल में गायों चराने नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपनी गायों को खिलवाते हैं और दौड़ते दौड़ते मेरे जो पैर हैं वो दुखने लगते हैं। चलिए ये वाला